जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन ट्रेडिंग के हवाले से आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि आज मार्केट की बड़ी अच्छी मूव रही। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या वाक़ईदार मूव अच्छी रही या सिर्फ ये मेरी अपनी राय है और मुमकिना तौर पर कल जो है वो सूरत हाल कैसी हो सकती है, इस पर बात करते हैं। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ 70 पॉइंट डाले, लेकिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। कुछ ज़्यादा जो है वो मामलात ख़राब हमें आज कम से कम नज़र नहीं आए। देखिए, हमने बात पहले भी की थी कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल जो है वो हमारा कोई टारगेट 48, 49, 50 का नहीं है। हमारे छोटे-छोटे से टारगेट्स हैं, उसी के मुताबिक हमारी प्लानिंग है, उसी के मुताबिक हमारी बाइंग सेलिंग है। और आज चूंकि मार्केट ने सिर्फ 70 पॉइंट डाले हैं, लेकिन एक वक्त में मार्केट ने जो हाई लगाया वो 47,370 का था तकरीबन। तो एक 100 पॉइंट का डिफरेंस नजर आता है हाई लगाने से क्लोजिंग तक का। तो ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और मेरा ये ख्याल है कि 100 पॉइंट को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर हम सॉरी ऑल शेयर्स की बात करें तो आज भी 116 पॉइंट्स का इजाफा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ के केएसई 100 चला है बल्कि पूरी मार्केट जो है, क्योंकि केएसई ऑल जो है इसमें जितने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उन सब का डाटा शामिल होता है। तो बहुत अच्छी बात है। केएमआई 30 की बात करें तो यस, यहाँ पर जो ये देखिए केएससी 100 के अंदर जो आपको थोड़ा प्रेशर नजर आया आज, 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऊपर गई, देन वहां से वो वापस आई। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कुछ किरदार जो है वो केएमआई 30 का जरूर होगा। इसको जब हम समरी पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकईतन हालात जो है वो केएमआई 30 के एक बार फिर खराब होने को हैं या कि इसके अंदर कोई हमें बाउंस बैक के चांसेस नजर आते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। मार्केट ने डाले हैं 70 पॉइंट्स और 70 पॉइंट्स के साथ अब देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है अगर खुल गया तो, क्योंकि आज जो है वो इंटरनेट कुछ थोड़ा तंग कर रहा है और कुछ सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। अगर ना खुला तो फिर हम कोई और चीज डिस्कस कर लें। खुल गया जी। आज भी माशाल्लाह 11 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। चलें भाई, सर्फ जो है वो हो गया। अब जिन लोगों ने इस सर्फ से कपड़े धोने हैं वो धो लें, बाद में ना कहिएगा। बाकी कोई काबिले जिक्र अगर देखें, बात ये होती है कि चीजें, हाँ बीआईपीएल जरूर हुआ। आज बैंकिंग सेक्टर बड़ा अच्छा चला यार। बैंकिंग पर बात करेंगे इंशाल्लाह समरी के अंदर। लोअर कैप की बात करें, कुछ नहीं है यार, छोड़ दें इसको। ग्राफिकल व्यू क्या कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर देखा करें। पहले नंबर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, दूसरे नंबर पर रिफाइनरीज है, कमर्शियल बैंक्स बड़े अच्छे अंदाज में आज चले और यकीनन आप लोगों के पास भी होगा। पावर जनरेशन में भी आज को थोड़ी सी हिलजुल जो है वो हमें नजर आई है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो खुल जाओ भाई। चलें, उतनी देर तक जो है वो हम चलते हैं और समरी की बात करते हैं, वापसी पे देखेंगे। अगर जहन में रहा तो इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कितनी खास इंपॉर्टेंट चीज ये है नहीं जी। समरी के अंदर देखें तो आज 198 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं और 163 जो हैं वो एडवांस में हैं। तो मोर देन 50% जहां तक मुझे को अंदाजा लग रहा है, ये कोई 60-40 की बात हो रही है कि 60% ऑफ द कंपनी जो है शायद वो नीचे है और 40% ऊपर है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में इन्हों के अंदर अच्छी रिकवरी है। वेरी गुड। चले, हमने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया हुआ ये, अब देखते हैं कि उन्होंने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है या कि नहीं। एक बात और बताता चलूं, अब क्या आज हमारी तरफ से या हम जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, क्या हम बाइंग और सेलिंग पर हैं? नो।
ये बाइंग और सेलिंग दोनों का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है? नहीं सर, हम सिर्फ सेलिंग पे हैं। मेरी तरफ से आज मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको बाइंग के लिए कोई कॉल नहीं थी। हमने जो फ्राइडे वाले दिन, सॉरी थर्सडे वाले दिन जो हमने बाइंग की हुई है, अब हमारा प्रोग्राम जो है उसको सेलिंग का है। आगे चलते हैं जी। हिनो जो है वो हमारी तरफ से बहरहाल रिकमेंडेड था, और इसकी तरफ से आज जो है वो मैंने मैसेज भी जरूर भेजा कि जी आप प्रॉफिट टेकिंग फरमाइए। बाकी जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो ठीक है। पार्क सुजुकी है, होंडा एटलस कार्स है। इन दोनों को जरा थोड़ा सा देख के फिर बाइंग की जाए कि आया कि क्या मामलात जो है वो कुछ संभलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि उसकी एक रीजन ये है कि जो गंधारे दोनों भाई है ना, बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का सेक्टर है ना, इसको ये लीड करते हैं। तो इन दोनों की मूव के ऊपर ना आप जरूर नजर रखा करें। आगे चलते हैं। आगे चलें जी, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स सारे के सारे ही नीचे हैं। सिर्फ बलूचिस्तान व्हील और पैंथर टायर जो, अच्छा ये कल ना वो मीटिंग हो रही थी, तो मेरे क्लाइंट हैं तो उनसे जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा जी आपसे एक बात बताएं। मैंने कहा जी जरूर बताएं। तो उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि जो पैंथर टायर है ये जनरल टायर को काट जाएगा। अब वो पैंथर जो है वो तो 75 पे ही है, पर ही है, लेकिन जनरल टायर जो है वो नीचे आ गया है। देखिए बात ये है कि चाहे एक चीज ऊपर जाए या दूसरी नीचे आए, मकसद तो पूरा हो गया ना। हमारी राय तो यही थी ना कि जी पैंथर टायर जो है वो जनरल टायर को काट जाएगा, तो जनरल टायर जब नीचे आया तो उसको उसने काट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें जो है ना वो थोड़ा सा हल अपने हालातों वाकयात का पहले से थोड़ा सा आइडिया दे देती हैं। आगे चलते हैं। अब जिन दोस्त अहबाब के पास देखिए ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर असेंबलर्स एंड पार्ट्स, सर ये दोनों के हालात आज की इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कितने अच्छे नजर नहीं आ रहे। काफी अच्छा खासा जो है वो सेलिंग प्रेशर है। हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन थी वो एक तो हिनो की थी, दूसरी मेरा ख्याल है शायद साजगार की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं बोल नहीं रहा तो। बाकी ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी हमारी एक, नहीं ऑटोमोबाइल पार्ट्स में मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं थी, या मे भी शायद नहीं यार, छोड़ें यार, आगे चलते हैं। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो इसके हालात भी, दोनों की दोनों कंपनीज पेल भी और वेव्स भी डिक्लाइन का शिकार हैं। और देखिए इन दो चार कंपनीज का मैं क्यों नाम लेता हूँ, चाहे किसी भी सेक्टर पे जाएं, बेसिकली जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं ना किसी भी सेक्टर के अंदर, उनके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी होता है और उनकी मूवमेंट को देखना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि बाज औकात जब वो गिरते हैं तो साथ वाले जो है वो बगैर किसी वजह के प्रेशर की वजह से गिर जाते हैं। इसलिए हम उसको उसके ऊपर भी जो है ना वो थोड़ी सी नजर जरूर दौड़ाते हैं कि हमारे पास तो ठीक है, फर्ज करें ये वॉल्यूम लीडर नहीं है, लेकिन इस वॉल्यूम लीडर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके शेयर के ऊपर जरूर पड़ेगा। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर वाजी वाह, आधा लाल और आधा ग्रीन, नहीं आधे से कम ग्रीन है, ज्यादातर लाल है। और जो ग्रीन है वो भी कुछ थोड़ा प्रेशर के साथ है। राइट, आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो भी प्रेशर नजर आ रहा है। आज बहरहाल मेरी तरफ से कोई बाइंग की कॉल नहीं थी, और मेरी राय यही थी कि जहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट जो है वो 40-50 हज़ार की तरफ तो बिल्कुल आप उसकी कोई प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे छोटे छोटे से टारगेट हैं। हमारा टारगेट 47,500 का था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद वो टारगेट भी अचीव ना हो। आगे चलें जी। कमर्शियल बैंक्स आज तो चले हैं जी, बैंक्स और बड़े अच्छे और जबरदस्त तरीके से चले हैं। एलाइड बैंक बहरहाल हमारी तरफ से रिकमेंडेड था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई, कोई बात नहीं। फैसल हबीब बैंक, यस हबीब बैंक जो है ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड था।
यकीनन था। इसमें ठीक है, इम्प्रूवमेंट है 3 रुपए की। फिर इसके बाद सांबा। अब सांबा के हवाले से आपको एक बात बताऊं। सांबा जो है, हमारी इसकी जो बाइंग है वो तकरीबन कुछ 6 6 साढ़े 6 रुपए की थी। और मैंने काफी अरसा हो गया इसके ऊपर बात नहीं की। तो मेरे पास ये तकरीबन पड़ा हुआ गुज़िश्ता, मेरा ख्याल है क्योंकि 3 महीने से ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए बात ये है कि अगर आपने एक शेयर को अच्छे लेवल पर खरीद रखा हो। अब देखिए एक इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास इसकी जो बाइंग है वो थी तकरीबन कुछ 6.5 या नहीं सॉरी 6 रुपए और तकरीबन 70 पैसे की। अब उसके बाद वो तकरीबन 3 महीने शायद इसको हो गए मुझे खरीद कर रखे हुए। कहने का मतलब ये है, बल्कि 3 से ज्यादा ही हो गए यार। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको 6 रुपए 70 पैसे पर खरीदा, बल्कि खरीदा तो मैंने ऊपर था, फिर एक्स डिविडेंड हुआ, फिर मैंने और खरीदा, कुछ इस तरह कर करा के उसकी एवरेज कॉस्ट मुझे पड़ी तकरीबन कुछ 6 रुपए 70 पैसे। अब उसके बाद आपने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 दिन के अंदर मार्केट में से 1000 पॉइंट्स निकले। लेकिन इतने बड़े डिक्लाइन के बावजूद भी जब इस बैंक की क्लोजिंग को आप देखेंगे ना, तो सर जी इसकी क्लोजिंग 6.5 6.5 6 रुपए 70 पैसे 6 रुपए 45 पैसे इसके गिर्द घूमती रही। लिहाजा उसमें डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। तो जब आपने बात समझाने का मकसद क्या है कि जब आपने किसी चीज को अच्छे रेट पर बाय कर रखा हो तो फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। हमने पैनिक नहीं किया, मैंने नहीं बेचा। और आज जो है, जब इसने 8 रुपए के ऊपर लॉक लगाया है, तो आज मैंने थोड़े से वो क्या कहते हैं बेच दिए, लेकिन आज भी मैंने पूरी क्वांटिटी सेल नहीं की। तो इसलिए अब देखिए एक दिन के अंदर 14% का आपको प्रॉफिट मिल गया। अब फर्ज करें अगर मेरी 6 रुपए 70 पैसे की है, तो 8 रुपए पर मैंने सेल किया, तो 1 रुपए 30 पैसे के हिसाब से सर ये तो कुछ 17-18% का प्रॉफिट बनता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको साल भी होल्ड करना पड़े और उसके बाद आपको 18-20% का प्रॉफिट मिल जाए, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है यार। आप जो भी बाइंग सेलिंग फरमाइए उसको थोड़ा हौसले से किया करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यार हमारे साथ अगर आप लोगों ने काम करना है तो ये जहन बना के आया करें कि जी हम बंदे बड़े स्लो हैं। हमने काम करना होता है आराम तसल्ली और सुकून के साथ। आपने अगर एक चीज को अच्छे लेवल पर बाय कर लिया है तो फिर आप सुकून फरमाइए। आपको याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि सर जी बैंकिंग सेक्टर अच्छे लेवल पर है। इतना ज्यादा डिक्लाइन होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एक इसके बारे में और एक आपका पावर जनरेशन के बारे में, क्योंकि सीमेंट सेक्टर तो दरमियान में चला भी। तो इसलिए ना इन चीजों को जरा मद्देनजर रखा करें। और दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त आप हमारे पास तशरीफ लाएं कि जी आपने हमारे साथ काम करना है, तो जरा दिल बड़ा बड़ा करके आया करें। अ, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हम मजीद चीजें भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन आप पुरसुकून तरीके से काम करने की आदत डालें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे चलें जी। और यूबीएल की यस एग्जैक्ट यस ये हमारी बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशन में था। अब आज देखें कि इसके अंदर जो है वो 6 रुपए की मूव है। अब 115 रुपए का शेयर है। अगर आप इसको करें तो ये तकरीबन कुछ 4.5-5% की इसकी आपको मूव में बनती है। और ये हमने लास्ट वीक की जो है वो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि जी आप इसके ऊपर बाइंग फरमाइए। तो इसलिए चीजें जो है ना जब वो अच्छे लेवल पर हों तो उनको बाय कर लेना चाहिए। देखिए इसकी क्या रीजन है, मैं आज इसको एक चीज आपको बता ही दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूं। देखिए हमने चलना होता है इंस्टीट्यूशंस के पीछे। हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 2 4 8 10 20 लाख 50 लाख 1 करोड़। तो 1 करोड़ से हम किसी शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं बना सकते। मूवमेंट बनती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग से। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कौन सी होती है? ये आपके जो म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं, आपके ब्रोकरेज हाउसेस बाय करते हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग करती हैं। ये जब करती हैं तो इससे मार्केट की मूव बनती है। हमने सिर्फ अपनी कोशिश से थोड़ा अंदाजा लगा के एनालाइज करके हमने किसी शेयर को खरीदना होता है
कि हम इसको पहले खरीद लें और इंस्टीट्यूशन जो है इसको बाद में खरीदें। इसी तरह से जब बेचने की बारी आए तब भी मैं जिस तरह अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट लें और धन दरमियान में से निकल जाए। जब आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे बाद में इंस्टीट्यूशन जाने और मार्केट जाने, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग से पहले बाय करना और कोशिश करना कि उससे पहले आप निकल जाएं, ये एक सेफ स्ट्रेटेजी होती है। अब जिस तरह ये सांबा बैंक की मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने इसको पहले खरीद के रख लिया था, रख क्या लिया था, हमें अच्छे लेवल पर मिला था, हमने ले लिया, उसके बाद ये चला नहीं, हमने इंतजार किया क्योंकि हमने अच्छे अच्छे लेवल पर बाय कर रखा था। तो इसलिए चीजों को अच्छे लेवल पर बाय करने की कोशिश किया करें और चलती ट्रेन में बैठने से गुरेज फरमाइए। मैं अक्सर आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि उड़ता तीर बगल में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रेन निकल गई है छोड़ दें। अब बहुत सारे लोग जो हैं अब वो कूदेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब वो 4-4 5-5 6-6 रुपए का गेन हो चुका है, और फिर बाद में जो है वो कहेंगे जी जी वो सांबा बैंक लिया हुआ जी 10 रुपए पर, बताएं क्या करें। फिर कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग के हालात भी सीमेंट से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फर्टिलाइजर सेक्टर में बात करें तो एफएफबीएल में सिर्फ 1 पैसे की मूव है। यार मार्केट की ना मुझे कुछ अभी मैं जब देख रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है। मार्केट जो है ना वो कुछ थोड़ा रंग दिखाने के मूड में है, लाल रंग। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। फूड की बात करें तो नेशनल फूड अभी भी नीचे है। देखिए नेशनल फूड के हवाले से जिस दिन मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, मैं एक बार फिर बताता चलूं कि मेरी तरफ से आपको ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि सर ये बाइंग या सेलिंग की कॉल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, बाकी फैसला आपका अपना होगा। आगे चलते हैं जी। और ग्लास की बात करें तो तारिक ग्लास अच्छी मूवमेंट दे रहा है, देता जाए जी। अभी हमें किसी जो है ग्लास सेक्टर के किसी एक कंपनी पर भी हमने कोई बाइंग सेलिंग नहीं फरमाई। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी हमें थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा रेड नजर आ रही है। इंश्योरेंस में आपको पता है हमको इतना खास काम नहीं करते। आज जो है ये इसकी क्या कहते हैं जी, एक कंपनी थी, नहीं नहीं वो दूसरी है, आगे चलते हैं फिर बात करेंगे उसकी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एफएनईएल नीचे है। दाऊद हरकुलस में इंप्रूवमेंट है। दाऊद इक्विटीज जो है वो नीचे है। अब देखिए ये दाऊद इक्विटीज का सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम लिया चीज को बताने के लिए, बाकी बिल्कुल मेरा कोई मूड नहीं है इसके ऊपर बात करने का। ये अपने लेवल से बहुत ऊपर है और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें बाइंग सेलिंग करने का। लीजिंग को छोड़ दें। लेदर की बात करें तो सर्विस में आज 5 रुपए की कमी है। शेयर्स जो है वो डिक्लाइन का शिकार नजर आ रहे हैं। मिसलेनियस की बात करें तो शिफा नीचे चला गया 3 रुपए मजीद, चलें अच्छी बात है यार। और एसटीपीएल में भी 8 पैसे की कमी है। मुदारबाज की बात करें तो मुदारबाज भी कुछ ऊपर और कुछ नीचे हैं। हमारे पास कोई मुदारबा नहीं है जी, और अभी फिलहाल हमारा कुछ खरीदने का भी मूड नहीं है ऑयल, क्योंकि अभी सिर्फ हम सेलिंग पर हैं। हमारी मेरी तरफ से जो गाइडेंस है अपने दोस्तों को वो यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो हल्का फरमाइए। आपके पास अगर 1 करोड़ के शेयर हैं तो कोशिश करें कि 25 लाख के बेच दें इस हफ्ते के अंदर, और कोशिश ये करें कि पहले 2-3 दिन में ही सेल हो जाएं। इसलिए मैं कुछ ज्यादा शेयर्स के बारे में नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं। अब हम सेलिंग करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगी तो फिर इसको बाय बैक करने की कोशिश करेंगे। पेपर की बात करें तो यस, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स नहीं कुछ नहीं है। रोशन भी नीचे आ गया 30 से। ओके। और सेंचुरी जो है 113। देखें सेंचुरी जो है इसने बोनस शोनस और इसके दूसरे दीगर मामलात हैं, उस हवाले से आप इसको जरूर देख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके फिर बाइंग सेलिंग फरमाइएगा। सरल भी आज मजीद नीचे चला गया है। पावर जनरेशन, अब देखिए पावर जनरेशन के अंदर आपको थोड़ी सी जो हिलजुल नजर आ रही है ना सर, ये लगता हुआ वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, हब पावर के अंदर बहुत अच्छा लगा, एल्टन एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा है। कैप्को के अंदर ठीक है, कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन फिर भी
8 लाख का वॉल्यूम इसमें भी लगा है, मिलियन के करीब। निषाद पावर के अंदर 58,000 का वॉल्यूम है। पाकजिन पावर के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है और सिर्फ 6,000 का है। लेकिन अगर आप पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है, इसको अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स के। तो यहाँ से भी चीजों को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज ने आज अच्छा परफॉर्म किया और सबसे जो ज्यादा वॉल्यूम्स जो हैं दूसरे नंबर पर वो रिफाइनरीज में लगे, पहले नंबर पे जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगे थे। बाइक को वापस आ गया 9 रुपए 80 10, वाह जी वाह, 10 रुपए 18 पैसे लगा के आया। यार वो हमारे एक दो दोस्त हैं, वो अभी कल ही मेरे साथ मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है ना हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो इनहेंस्ड है, उसमें हम वीकली जो है वो जायजा लेते हैं एक एक शेयर का। आ, यार वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो हमारे कौन से क्लाइंट थे, लेकिन थे जरूर एक। उन्होंने मुझसे बात करे थे ना बाइको की कि जी मेरे पास बाइको है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह 10 रुपए पर तो ये चला ही जाएगा बड़े आराम से। तो वो कह रहे थे जी बस 10 पे चला जाए फिर तो क्या ही बात है। तो आज तो इसने 10 रुपए 18 पैसे लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि आज उन्होंने कोई दिहाड़ी शेकारी लगाई है। चले अच्छी बात है यार। शुगर की बात करें, नहीं करेंगे। सिंथेटिक को भी छोड़ दें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, हम नेटवर्क नीचे आया जाता है, चलें आ जाए यार, अच्छी बात है। नेटसोल में आज 6 रुपए की कमी हो गई है, चलें। अब जिन्होंने इसको 165 पर बेचा है वो अब इसको दोबारा नीचे खरीदने की तैयारी फरमाइए। पाक डाटा कॉम में एक तकरीबन 1 रुपए का इजाफा है। पीटीसीएल कहाँ पहुंचा, आ गया नीचे 10-11 रुपए से, चलें 10 रुपए से नीचे आएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। टेक्सटाइल कंपोजिट में देखें तो गुल अहमद में बहुत अच्छा वॉल्यूम है और 97 पैसे का इजाफा भी है। इंटरलूप में भी आज अच्छा वॉल्यूम और अच्छी मूव है। लेकिन मैं जो चीज गौर कर रहा हूँ ना पूरी मार्केट के अंदर, वो थोड़ी सी जो रेडिश है ना मार्केट, मैं जरा उसके ऊपर थोड़ा सा ये दरमियान में से जो थोड़ा सा मैं गुम हो जाता हूँ ना, ये उस सेक्टर की मूवमेंट के ऊपर मैं जरा थोड़ा सा नजर दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। शुगर भी तकरीबन सारा नीचे है, सिंथेटिक भी नीचे है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी नीचे है। टेक्सटाइल कंपोजिट में ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन चीजें कुछ अच्छी नहीं है। स्पिनिंग भी काफी डिक्लाइन का शिकार है। वीविंग में हालात अच्छे हैं, वो सर्विस की वजह से है क्योंकि आज सर्विस का राइट जो है वो भी 47 पैसे ऊपर रहा। अब जी मैंने पहले भी एक बार कहा था, अब दोबारा फिर कह दें, कुछ लोग दोस्तों ने मुझसे सर्विस के राइट्स के बारे में पूछा था। यार देखिए, अगर आपने राइट्स खरीदे हैं और अगर आप उसको, कुछ दोस्तों के सवाल थे इस किस्म के, बहुत ही बेसिक लेवल के थे यार, उन सवालों को पढ़ने के बाद तो मुझे बाज़ औक़ात ये पूछने को दिल करता है कि सर आप स्टॉक मार्केट में पाँव रखे क्यों हैं आपने? अब देखिए इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है सर, आपने पैसा लगाया हुआ है, एक काम आपको उसकी अलफ बे का ही नहीं पता, और आप जो है वो अगर उसमें बाइंग सेलिंग फरमाएंगे सिर्फ महज फेसबुक की पोस्ट और यूट्यूब की वीडियो देख के, तो सर आप उसमें से फिर नुकसान ही करेंगे ना। अब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको जवाब तो दे देता हूं, लेकिन मैं जाती तौर पर जो है ना वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार इनको समझाना चाहिए कि सर आप जो भी काम करें उसको कम से कम थोड़ा बहुत पहले सीख तो लें, किसी से कुछ छोटी मोटी सी ट्रेनिंग ले लें, कुछ हमसे ना लें यार, किसी से भी ले लें, लेकिन कम से कम आप थोड़ा अंडरस्टैंड तो करें कि शेयर होता क्या है, स्टॉक मार्केट होती क्या है। अब कुछ सवाल ऐसे थे कि जी ये जो राइट शेयर्स होते हैं, इनको अगर हम खरीद लें और इसको अगर हम अपने वो उसके अंदर रखे रखें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखें बहुत ही बेसिक लेवल है यार, कि राइट शेयर की एक मखसूस, आप यूं समझ लीजिए कि जिस तरह एक डबल रोटी आपने खरीदी, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, अगर आप उसको उस डेट से पहले इस्तेमाल नहीं करते तो सर वो तो एक्सपायर हो जाएगी ना। इसी तरह से ये जो आपके राइट शेयर्स हैं सर जी, इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे और इसकी ट्रेडिंग डेट गुजर जाएगी, फिर इसकी सब्सक्रिप्शन डेट गुजर जाएगी, तो ये एक्सपायर हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में पड़े पड़े, स्मेल दे देंगे, कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। तो
बहरहाल माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप तजर्बे मत किया करें। ये जो अक्सर लोग आपको ये कहते हुए नजर आते हैं ना कि जी आप जी जितने की आपने ट्रेनिंग करनी है जी, आप इतने का लॉस करके मार्केट सीख लें। सर प्लीज ये ऐसे लोगों की तरफ ना जाया करें। मैं ऐसी बड़ी पोस्टें पढ़ता हूँ, ऐसे बड़े सवालात उल्टे सीधे से मेरे पास भी आते हैं। बराए मेहरबानी 5 लाख का या 50,000 का नुकसान करने से बेहतर है वो 5,000 की ट्रेनिंग कर लें। मकसद कुछ और था बात करने का। अब आप दोस्त, अब आप जो भी अपना मकसद मतलब निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से ज़रा परहेज फरमाइए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो आज पूरा का पूरा ही नीचे है। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब फिर आपको मौका देने जा रही हैं। बस जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल ये कहती है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हमारी तरफ से जो हमारी राय थी वो ये थी कि 47,400 या 47,500 का लेवल जो है वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन मार्केट तो मुझे लगता है कि शायद उससे पहले को नीचे आने के मूड में है। लेकिन बहरहाल फिर भी 3 दिन की मूव जो है मार्केट की अच्छी है। फ्राइडे वाले दिन तो बहुत अच्छा मार्केट का बाउंस बैक था, लेकिन आज भी KMI 30 के अंदर होने वाली डिक्लाइन ने मार्केट को एक बार फिर जो है वो प्रेशराइज कर दिया है। अब मेरा ये ख्याल है कि आपके वो तमाम शेयर्स जिसके अंदर आप प्रॉफिट में हैं, आपको उसमें प्रॉफिट टेकिंग कम से कम 25% कल कर लेनी चाहिए। और कल बाइंग से आपको परहेज करना चाहिए। कल मार्केट की मूवमेंट को देखें। अगर तो मार्केट इस आने वाले आज के प्रेशर में सस्टेन कर जाती है तो कोई बात नहीं, आप बाइंग फरमाइएगा। लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं करती तो फिर मेरा ख्याल है कि चीजें 47 से नीचे जाती हुई आपको नजर आएंगी। आज की कैंडल के ऊपर बनने वाली जो विक है ये एक अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर को जो है वो इससे इसका इजहार हो रहा है। मैं कोई वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा। उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, भरपूर वीडियोस बनाएंगे, सारे इंडिकेटर्स आपको सिखाएंगे और साथ में आपको बताएंगे भी कि हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वो एक स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहता कि वो इंडिकेटर इस्तेमाल ना करें, आपको जरूर करने चाहिए। हर बंदे का अपना एनालाइज करने का एक तरीका होता है। हमने भी शुरू में बहुत इस्तेमाल किए, बहुत कुछ सीखा उससे, हम उसको डिनाई नहीं करते। लेकिन हमारी अब की जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत उस्ताद साहब की मेहरबानी है, अब चीजें जो है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में देखने की आदत पड़ चुकी है। तो इंडिकेटर्स के बगैर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मार्केट का सेलिंग का प्रेशर चेक करने के लिए कल आप सेलिंग फरमाइए, आप 25% प्रॉफिट टेकिंग करें। सॉरी 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 सॉरी, अपने अल्फाज में वापस लेता हूं जी, मैं किसी को नहीं कह रहा कि वो प्रॉफिट टेकिंग करें। ये हमारी पॉलिसी, हमारा तरीकाकार ये होगा कि हमको 25% सेलिंग करने की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ने सेलिंग प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया तो फिर हम बाइंग करेंगे, और अगर बर्दाश्त ना किया तो फिर हमको 47 तक मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए ये बाजुकात कुछ चीजें कुछ मुंह से निकल जाता है कि जी आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें या आप कैसा काम कर लें, इसको बराए मेहरबानी, चूंकि नए दोस्त अहबाब भी सुनते हैं, आप इसको इग्नोर किया करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हमारी ये अच्छा नहीं होता कि हम किसी को बाइंग या सेलिंग की कॉल दें, कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं होती, सिर्फ हम अपनी राय का इजहार करते हैं। और आपको तो शायद ये भी याद हो कि ज्यादातर हम उन्हीं शेयर्स का नाम लेते हैं जो हमारे पास मौजूद हो या किसी के हवाले से हमने कोई बात करनी हो। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, और प्लीज बराए मेहरबानी सीखने सिखाने की तरफ आइए। पैसा जाया करके सीखना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, बिल्कुल कोई अक्लमंदी नहीं है। पैसा जाया करने के बाद बाजुकात जब काम आपको आता है, चीज तो आप सीख लेते हैं, लेकिन बाज औकात वो काम करने के लिए फंड्स आपके पास नहीं होते, तो फिर ऐसा काम या ऐसी चीज जो आपने सीखी पैसा गवा कर, उसका क्या फायदा। तो अक्लमंदी इसी में है। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने
कंसल्टेंसी सर्विस जो है, अब दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कंसल्टेंसी नहीं लेते? परचून की दुकान खोलने से लेकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाने तक लोग कंसल्टेंट्स हायर करते हैं। क्यों करते हैं? वो खुद क्यों नहीं कर लेते? सर वो इसलिए कि हर हर तरफ की, हर बंदे की, हर फील्ड की एक एक्सपर्टीज होती है। हर बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। ये तो फिर वो बात हो गई ना कि यार आप ऐसा करें ना, पैसे आपके पास हैं, आपने प्लॉट के ऊपर मकान बनाना है, चलो यार खुद ही बनाना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, को पहली 4-5 दीवारें जो हैं वो गलत बन जाएंगी ना, या पूरा मकान ही गलत बन जाएगा ना, तो फिर क्या हुआ, आपको काम तो आ जाएगा ना। सर नहीं, ऐसे तजर्बे ना किया करें, और चीजों को थोड़ा समझ कर, सोच कर, गाइडेंस बड़ी जरूरी है। देखिए जिंदगी में गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं है। चाहे वो दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, किसी ना किसी को अपना रहनुमा जरूर बनाइए, किसी के पीछे चलने की आदत डालिए। ये जो हर बंदा खुद रहनुमा बनना और खुद तजर्बा करने निकल पड़ता है ना, सर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो हमारी जो दीनी ट्रेनिंग है या हमारी जो दुनियावी ट्रेनिंग है, सर उसमें तो सारा कुछ है ही गाइडेंस के हवाले से है। तो हमें गाइडेंस पे ही चलना है, चाहे वो बिजनेस हो या हमारी जाती जिंदगी हो। गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं है। किसी को अपना रहनुमा बनाइए, उससे पूछिए, मशवरा कीजिए, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब आप गाइडेंस से चलेंगे तो बड़े मामलात जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।